सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। मैं इस वक्त अपनी शादी का एल्बम देख रहा था। शादी के एल्बम में नसीम बहुत अच्छी लग रही थी। मैं अपनी शरीके हयात का जो तसव्वुर सोचा था मैंने, वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उससे शादी भी बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। हमारे यहाँ बरादरी में शादी करने का रुझान है। जो बरादरी से बाहर शादी कर ले उसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। नसीम का ताल्लुक हमारी बरादरी से नहीं था। मैं उन तस्वीर को देखकर तसव्वुर ही तसव्वुर में दोबारा से शादी वाले दिन में पहुंच गया। कितनी खूबसूरत लग रही थी मेरी बीवी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर कर रहा था। अभी मैं अपने और नसीम के दरमियान गुजरे हुए खूबसूरत रोमानवी लम्हात को सोच ही रहा था कि अचानक अम्मी जान के चीखने की आवाज़ पर मैं माजी से दोबारा हाल में लौट आया और तेज़ी से अम्मी जान के कमरे में पहुंचा। अब्बू भी परेशानी के आलम में कमरे में टहल रहे थे। क्या हुआ अब्बू? मैंने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मी ख्वाब में डर गई हैं। ख्वाब में डर गई हैं? हाँ, वही ख्वाब नजर आया था। एक खौफनाक शक्ल की औरत उनकी तरफ बढ़ रही है और वो तुम्हारी अम्मी का गला घोंट देना चाहती है। अब्बू, हर सूरत अम्मी जान को किसी अच्छे आमिल को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ख्वाब अब उन्हें बाकायदगी से आने लगे हैं। अक्सर उन्हें अकेले में ऐसा भी महसूस होता है, कोई शे जो उनके साथ साथ चल रही है उनका गला दबाना चाहती है। काशिफ बेटे, मैंने पहले इस बात का संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था, लेकिन मुसलसल इस तरह के ख्वाब में डरना और अकेले में किसी नज़र न आने वाली चीज़ का एहसास होना, ऐसा महसूस होना कि उसे कोई डरा रहा है, ये इस बात की अलामत है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और तुम्हारी अम्मी को किसी आमिल को दिखाना ज़रूरी हो गया है। जी अब्बू, इस मामले में कोई सुस्ती न करें, मैंने कहा। मैं वापस कमरे में आ गया और अपनी खूबसूरत बीवी की तस्वीरें देखकर उसी यादों में खो गया। वो बेपनाह खूबसूरत थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी खूबसूरत हो और रोमानवी बातों में मेरा भरपूर साथ दे। नसीम की सूरत में ऐसी शरीके हयात मिल गई थी। नसीम का कसूर सिर्फ यही था कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से घर में अक्सर सास बहू में मामूली मामूली बातों पर झगड़ा होता रहता था। मैं जब घर आता नसीम का मुंह फूला होता तो मैं उसे समझाता, नसीम, तुम वक्त की नज़ाकत को समझा करो। तुम इस घर में नहीं हो और तुम जानती हो हमारी अपनी बरादरी में शादी की जाती है और तुम इस बरादरी की नहीं हो। अम्मी की पसंद कोई और लड़की थी और मेरी वजह से अम्मी ने तुम्हें कबूल कर लिया है। इसलिए जब तुम एक दूसरे को समझ जाओगे तो फिर कोई झगड़ा नहीं होगा और घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। मेरे समझाने का अंदाज ऐसा था कि बात उसकी समझ में आ जाती और उसका मूड फिर से खुशगवार हो जाता। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, सास बहू के दरमियान झगड़ा होना तकरीबन ख़त्म हो ही गया था। उसमें ज़्यादा अहम किरदार नसीम का ही था, जो बर्दाश्त का बहुत ज़बरदस्त मादा रखती थी। घर का माहौल खुशगवार हो जाने पर मैं बहुत खुश था, न जाने फिर हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक रोज़ दोपहर के वक्त अम्मी जान कमरे में सो रही थी और नसीम किचन में खाना तैयार कर रही थी। न जाने क्या हुआ, उसके कपड़ों में आग लग गई। नसीम के चीखने चिल्लाने पर अम्मी जान की आंख खुल गई, मगर उस वक्त तक उसका जिस्म 70% जल चुका था। पड़ोसियों की मदद से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मोबाइल के ज़रिए मुझे हॉस्पिटल बुला लिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की किसी तरह उसकी जान बच जाए, मगर ये मुमकिन नहीं रहा और उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मेरी महबूब बीवी, जिससे सबसे लड़कर मैंने शादी की थी, उसने मेरी हर बात मानी थी। कभी मुझसे उसने नाफरमानी नहीं की थी, मगर वो अचानक इस तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कई माह तक इस सदमे को नहीं भुला सका था। जब भी तन्हाई मैसर आती, मेरी आंखों के सामने उसका झुलसा हुआ वजूद आ जाता। किस तरह उसने तड़प तड़प कर जान दी थी। कितना खूबसूरत उसका चेहरा था और उस वक्त जला हुआ था। मैं अभी तक उसका गम भुला नहीं सका था कि अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होता कोई चीज़ है जो उनके साथ साई की तरह रहने लगी है। ख्वाब में भी अक्सर उन्हें एक औरत जिसके चेहरे पर बाल बिखरे होते डराने आती थी, और जब वो डरने लगती तो ज़ोर से उनका गला दबा देती। अब्बाजान ने अपने वाकिफ़कार एक आमिल जमशेद को दिखाया और आमिल जमशेद ने बताया उन पर किसी रूह का साया है जो अम्मी जान को हर वक्त खौफ में मुब्तला रखना चाहती है। इलाज के ज़रिए उस रूह से निजात मिल सकती है। अभी अम्मी जान का इलाज शुरू हुए 2 दिन ही हुए थे कि अम्मी सोते में चीख मारकर उठ बैठी। उनका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी।
خوف سے وہ बुरी तरह कांप रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर अब्बू और मैं दोनों घबरा गए। अम्मी क्या हुआ? मुझे जवाब देने के बजाय वो मुझे डरी हुई नजरों से देख रही थी। बेटे अम्मी को पानी पिलाओ। हाँ, ये कहते हुए मैंने जग से एक गिलास पानी भरा और अम्मी की तरफ बढ़ा दिया, जिसे वो एक ही सांस में चढ़ा गई। खासी देर तक वो गुमसुम रही, फिर कहीं जाकर वो बातचीत करने के काबिल हुई। उस औरत ने धमकी दी है मुझे, अपना इलाज ना करवाओ वरना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो तुमसे क्या चाहती है? क्या कहती है तुमसे वो? क्या तुम उसकी शक्ल देख सकती हो? नहीं, उसके चेहरे के सामने बाल होते हैं, मैं उसे नहीं पहचानती हूँ। वो चाहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूं, सिसकती तड़पती रहूं, जिंदा लाश बनकर रहूं। जिंदा तो रहूं, लेकिन हर वक्त डरी हुई, सहमी हुई, खौफजदा सी रहूं। किसी पल मुझे चैन ना आए, मुझे जिंदगी से नफरत हो जाए, लेकिन मुझे मौत भी ना मिले। बेगम, तुम्हें उस खबीज बदरू से डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आमिल जमशेद हमेशा के लिए उस बदरू से तुम्हें छुटकारा दिला देंगे। वो हमेशा अपना चेहरा बालों में छुपाकर रखती है, आज उसने अपना चेहरा दिखाया। ओह मेरे अल्लाह, किस कदर खौफनाक चेहरा था। चेहरा देखते ही दिल दहल गया। अम्मी जान ने ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। अब्बा जान, आमिल जमशेद को उस खबीस रूह के धमकी देने के बारे में जरूर बताना है आपको। हाँ, तुम फिक्र न करो बेटा, सुबह होते ही सबसे पहले मैं आमिल साहब से मिलूंगा। मैं मुतमईन होकर अपने कमरे में चला आया। मेरा ये इत्मीनान आर्जी था, क्योंकि अब खबीस रूह ने अम्मी को दिन में भी डराना शुरू कर दिया। वो हकीकत में अम्मी को नजर आने लगी थी। इस नई सूरत हाल से अब्बू और मैं दोनों ही फिक्रमंद हो गए। आमिल जमशेद से अम्मी जान का इलाज चल रहा था और उन्होंने हमें भरपूर यकीन दिलाया था कि अम्मी जान को उस रूह से निजात मिल जाएगी, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से निजात मिलेगी। उस खबीस रूह ने बहुत ज्यादा तंग कर दिया था अम्मी को, इतना कि वो चलते फिरते इधर उधर देखने लगती, जैसे उनको कोई डरा रहा है। चलते फिरते भी सोते सोते उठ जाती। अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो अब्बू ने मुझ पर दूसरी शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। इतवार के दिन अब्बू मेरे कमरे में आए और समझाने की गर्ज से बोले, तुम देख रहे हो बेटा, तुम्हारी वालिदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। ऐसे में किसी का घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों यहाँ नहीं होते हैं, जॉब पर जाते हैं। अम्मी अकेली होती हैं, खुदा ना ख्वास्ता उन्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, फूफी निगत को चंद दिन के लिए बुला लेते हैं। मैंने तजवीज़ दी। चंद दिन के बाद क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? वो तो चले जाएंगी अपने घर। इस घर में एक औरत का मुस्तकिल रहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी शादी करने से ही ये मसला हल हो सकता है। अब्बूजान मैं क्या करूँ? मेरे जहन से नसीम की यादें चिपक कर रह गई हैं। मैं जितना नसीम को भुलाना चाहता हूँ वो मुझे याद आती है। तुम जब तक शादी नहीं करोगे उसकी यादें नहीं भूल सकते हो। तुम उसको भुलाने से नहीं भूलोगे उसकी यादों को। इसलिए इसका वाहिद हल यही है कि तुम शादी कर लो। मैं इस बारे में सोचूंगा, मैंने जवाब दिया। सोचने का वक्त गुजर गया है, अब तुम्हें अमल करना है। अब्बू ने ये बात इस तरह कही जैसे वो मुझे हुक्म दे रहे हैं। मैंने घबराकर उनकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। मेरी नजरें झुकाने को उन्होंने मेरी रजामंदी समझा और मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कमरे से निकल गए। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि अम्मी की जोरदार दिल खराश चीख सुनाई दी। साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सहन में गिरा हो। मैं लपक कर वहां पहुंचा। अम्मी सीढ़ियों से बुरी तरह से लुढ़कती हुई नीचे गिरी थी। उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो रहा था, जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। अब्बू भी उनके पास पहुंच चुके थे। काशिफ बेटे, मुझे नसीम ने बहुत जोर से धक्का दिया है। अम्मी के मुंह से बेख्तियार ये जुमला निकला। क्या? मैं नसीम के नाम पर बुरी तरह से चौंका। हाँ बेटे, वो नसीम थी। ये कहते हुए अम्मी बेहोश हो गई। हम अम्मी को हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर्स ने मरहम पट्टी करके बहता खून बंद कर दिया। वो होश में नहीं आ रही थी। अम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। डॉक्टर का कहना था अम्मी के सर पर शदीद चोट आई थी, इसलिए उनका फौरी तौर पर होश में आना मुमकिन नहीं है। यह भी खदशा था कि होश में आते ही कोमे में चली जाती। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर हम दोनों बाप बेटे फिक्रमंद हो गए। अब क्या होगा? अम्मी जान की इस बात ने मुझे उलझन में डाल रखा था। नसीम ने अम्मी को धक्का दे दिया। ये कैसे मुमकिन है? एक शख्स मर चुका है, फिर वो किस तरह से जिंदा इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है? और नसीम, वो अम्मी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? ये राज तो उस वक्त खुल सकता था जब अम्मी होश में आती। एक हफ्ता मुसलसल बेहोश रहने के बाद अम्मी होश में आ ही गई। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। खासी देर मुझे ऐसे घूरती रही जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो
اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا بات ہے امی؟ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں بہت گناہگار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بتا تو دیں۔ کاشف بیٹے مجھے نسیم تمہاری بیوی سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں اس غریب لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وقتی طور پر تمہاری وجہ سے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان نے اس شادی میں مرضی شامل کر لی تھی اپنی، اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کس طرح دور کر دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نتیجے میں اس کا 70% جسم جل گیا تھا۔ محلے والے نسیم کی چیخو پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے، تب میں لپک کر صحن میں گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخو پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں۔ میں اس کے پاس موجود تھی، لیکن مجھے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں تو بس اسے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ محلے والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ اس کے انتقال ہو جانے پر مجھے خواب میں آ کر وہ ڈرانے لگی۔ دن میں چلتے پھرتے بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگی تھی۔ جب عامل جمشید سے علاج کی باتیں ہونے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ مجھے کہتی کہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ میں اس سے بہت خوفزدہ تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ کسی طرح اس سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ جس دن میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، بال ہوتے ہیں اس کے چہرے پر، اسی دن اس نے اپنا چہرہ دکھایا تھا اور میں دیکھ چکی تھی وہی نسیم ہے، پر تم دونوں کو نہیں بتایا تھا۔ اور جس دن وہ واقعہ ہوا جب میں سیڑھیوں سے گری، اس دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ رہی تھی تو وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اپنا روحانی علاج مت کرا، مگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا تھا، مگر پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ زندگی میں تو تجھے برداشت نہیں کیا اور مرنے پر تجھ جیسی چڑیل کا منہ مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں ابھی بلاتی ہوں اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، وہ تیرا خاتمہ کریں گے اور میں ضرور اپنا روحانی علاج کرواؤں گی۔ تجھ سے مجھے چھٹکارا پانا ہے۔ ابھی میں کہہ رہی تھی تو وہ غصے سے اور پاگل ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی تب علاج کرائے گی نا، میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں، میری امی تھی، یعنی وہ حادثاتی طور پر نہیں مری تھی، میری ماں نے اسے جلا کر مارا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ وہ میری ماں تھی، لیکن انہوں نے میری محبوب بیوی کو مجھ سے چھین لیا تھا، وہ بھی اتنا تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ میں ان کے بستر سے دور ہو گیا، غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم سا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی تھی، کاش اس روز میں گھر پر ہوتا، میں کبھی اس کو جلنے نہیں دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا میں واپس ہاسپٹل آ گیا تھا۔ ابو ایک طرف اداس کھڑے ہوئے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹے تمہاری امی
ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دیر پہلے ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی روم میں لے کر گئے مگر ان کو بچانے میں ناکام رہے۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا، اب ہم انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ کرو اور ہمت سے کام لو۔ امی جان کے انتقال پر مجھے دوسرا دھچکا لگا تھا، پہلے ان کے انکشاف پر کہ انہوں نے میری بیوی کو مارا اور دوسرا ان کی جان جانے پر۔ امی جان نسیم کی قاتل تھی اور نسیم کی روح نے ان سے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔ میں اس وقت اپنی